Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल गया है। उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ वो चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल से आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग डेली बेसिस पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे और अपने नोट्स इजीली बना पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में बात करी गई है और इस टेम्पल का नाम है गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली और इसके बारे में जानेंगे, इस टेम्पल के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। नाउ आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे इस टेम्पल का नाम है गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल। अगर हम बात करें इस टेम्पल पर तो यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर देखने को मिलेगी। इस टेम्पल में एक बीच में आइडल रखा है, शिवलिंग रखी है, ठीक है। और होता क्या है, इस शिवलिंग के ऊपर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, ठीक है। इस तरीके से इस टेम्पल को डिज़ाइन करा गया है कि सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं इस शिवलिंग के ऊपर जो कि इस टेम्पल के अंदर रखा हुआ है। लेकिन 50 सालों में ऐसी ये पहली बार देखने को मिला है कि संक्रांति वाले दिन के ऊपर जो अंदर रखा हुआ आइडल है यानी अंदर रखी हुई शिवलिंग है उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी ही नहीं अब की बार, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर फैला, उसी की वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्पल के बारे में डिटेल में बताया गया है। नाउ डिस्कस करने वाले हैं जो गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल है, इसको हम लोग गवीपुरम केव टेम्पल भी बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का। देखो, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में अभी जो पेपर हुए हैं मेंस के उसमें जीएस पेपर 1 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गंगाधरेश्वर टेम्पल जो है वो एक रॉक कट आर्किटेक्चर है, रॉक को कट करके बनाया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो केव टेम्पल है वो डेडिकेट करा गया है शिव जी को, यानी कि ये जो टेम्पल है मेनली शिव जी के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ एक मोनोलिथिक स्टोन को कट करके बनाया गया है। मोनोलिथिक स्टोन का मतलब एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी चट्टान को कट करके बनाया गया है इस टेम्पल को, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें ये टेम्पल एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, बैंगलोर के अंदर कर्नाटका में ये टेम्पल लोकेटेड है और इसको बनाया गया था 16वीं सेंचुरी में, ठीक है। 16th सेंचुरी में इसको बनाया गया केम्पे गौड़ा वन के द्वारा। तो आप ये भी चीज़ याद रख सकते हो। और केम्पे गौड़ा वन जो है ये फाउंडर थे इस पूरी सिटी के, बैंगलोर के फाउंडर थे। ओके, नाउ अब बात करते हैं आगे की। जो ये टेम्पल है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने इस मिस्टीरियस स्टोन की वजह से, क्योंकि एक ही यहाँ पे एक ही पत्थर से इस टेम्पल को बनाया गया है। तो एक बहुत ही खास बात है। साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है कि जो सन की शाइन है वो डायरेक्टली यहाँ पे रखे हुए अंदर आइडल के ऊपर पड़ती है। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है इस टेम्पल को। तो बहुत सारे जहाँ डिवोटीज़ हैं, बहुत सारे भक्त जो हैं वो जनवरी के टाइम में यानी जनवरी के जो बीच का टाइम होता है वहाँ पे हर साल जो है आते हैं मकर संक्रांति के दिन के आसपास, ठीक है। इस टेम्पल पर दर्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात ये भी करी जाती है जो सूर्य है उसकी किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं इस मंदिर में रखे हुए शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। तो गाइज यहाँ था ये वाला आर्टिकल। आपसे टेम्पल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आईएमडी के बारे में बात करी गई है, दैट इज़ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने अपना 146वां फाउंडेशनल डे को सेलिब्रेट करा 15 जनवरी 2021 में, यानी 15 जनवरी को इसको 146वां फाउंडेशन डे हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत के जो मौसम विभाग है उसको हम लोग बोलते हैं। जो भी मौसम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं, यानी कि आने वाले दिन में क्या सिचुएशन होने वाली है, ठंड ज़्यादा रहेगी कम रहेगी या फिर बारिश होगी नहीं होगी, कैसा वेदर रहने वाला है, वो सब कौन बताता है, वो आईएमडी यहाँ पर हम लोग को इन्फॉर्म करता है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या करा गया, 146वां फाउंडेशन डे मनाया गया। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया, जैसे कि
सबसे पहले इसी दिवस पर उद्घाटन करा गया डॉपलर वेदर रडार का। ठीक है, वेदर रडार का आप कह सकते हो इनॉग्रेशन करा गया, उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इससे क्या होगा? वेदर की फोरकास्टिंग करेंगे, जो मौसम है उसके बारे में पता लगाएंगे कि आने वाले टाइम पे किस तरीके का मौसम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जिसका उद्घाटन करा गया वो है मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसे हम लोग MMDRPS भी बोलते हैं। ठीक है, और एट द लास्ट यहाँ पे थर्ड चीज जो कि लॉन्च करी गई, जिसका भी उद्घाटन करा गया, वो है ऑनलाइन वेब पोर्टल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक ऑनलाइन वेब पोर्टल को भी लॉन्च करा गया है सेम डे पर, यानी 15 जनवरी को। ठीक है, और साथ ही साथ 146वां फाउंडेशनल डे था IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो सबसे मेन चीज, दो चीजें हैं यहाँ पर जो साथ ही साथ दो चीजों का उद्घाटन करा गया है, वो है डॉपलर वेदर रडार और दूसरा MMDRPS। तो इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डॉपलर वेदर रडार। ये क्या है? देखो, ये IMD ने एक नया तरीका लाया है सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज में। और ये तरीके से क्या होगा कि जो भी लोकेशंस हैं वहाँ पर वेदर की इंफॉर्मेशन को पता लगाया जा सकेगा, वेदर की फोरकास्टिंग करी जा सकेगी, यानी आने वाले टाइम पे वेदर किस तरीके का होगा। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो चार धाम यात्रा है, मानसरोवर है, यहाँ कैलाश मानसरोवर है, यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो उन सबको देखने के लिए एक अर्ली वार्निंग हम लोग को मिल सकती है, जिससे हम लोग कोई भी डिजास्टर होता है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ओके, ना उसके बाद सेकंड चीज जिसका इनॉग्रेशन करा गया वो है MMDRPS, दैट इज मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इसको जो है एस्टेब्लिश करा है IMD ने इसरो के साथ कोलेब्रेशन करने के बाद। ओके, नाउ बिल्कुल सेम चीज़ है, ये भी क्या करेगा? वेदर को फोरकास्ट करेगा, वेदर के बारे में पता लगाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं आने वाली है, जैसे भूकंप वगैरह, एक डिजास्टर आने वाला तो नहीं है। तो अगर कोई डिजास्टर आएगा तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इस चीज़ को लॉन्च करा गया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी, ये आपको याद रखना है। नाउ बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 के बारे में, आज का तीसरा आर्टिकल। और यहाँ पर बात करी जा रही है ड्राइवरलेस मेट्रो कार के बारे में। हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ओपन कर दिया है इसका, इंडिया का, भारत का पहला अपना खुद का बनाया हुआ, डिज़ाइन करा हुआ, डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो ड्राइवरलेस मेट्रो कार पहली बार भारत के अंदर आ चुकी है और उसको पूरा खुलासा कर दिया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ओके, थोड़े उसके बारे में डिटेल में बताया गया है और साथ ही साथ मैं बताऊं तो इसके बारे में ही हमने आज का थंबनेल भी बनाया है। ठीक है, आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपन करा किस चीज़ के बारे में? ड्राइवरलेस मेट्रो कार के बारे में। ठीक है, जो कि कौन से रीजन के लिए है? फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आप कह सकते हो ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, इसको कहाँ पे बनाया गया है, पूरी तरह से डेवलप कहाँ पे करा गया है? वो करा गया है बेम्स बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और इसको इंडिजीनियसली यानी हमने खुद से ही हमने इसको डिज़ाइन किया है, खुद ही डेवलप करा है हमने इस पूरे मेट्रो ट्रेन को, जो कि ड्राइवरलेस, इसके अंदर ड्राइवर नहीं होने वाला, ड्राइवर का कोई रोल नहीं होगा। और इसको मैन्युफैक्चर कहाँ पे करा गया? BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करा गया। नाउ अगर हम बात करें MMRDA की, तो ये जो MMRDA है इसकी फुल फॉर्म मैंने बताया, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो MMRDA है इसने प्रोजेक्ट जो किया था वो करा था 63 जो परसेंट है इस पे हम खुद का कंटेंट डालने वाले हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर हम पूरा जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक तरीके से कह सकते हो, यानी खुद का हम कंटेंट ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले टाइम पर। ओके, ना उसके बाद आते हैं आज के फोर्थ आर्टिकल के ऊपर। और इस आर्टिकल के अंदर बात करी जा रही है केवड़िया रेलवे स्टेशन की। केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, आप लोगों को मालूम होगा, जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने झंडी दिखा दी 8 ट्रेन्स को, यानी कि 8 ट्रेन चलाई जाएंगी जो कि कनेक्ट करेंगी अलग अलग रीजन से, यानी भारत के अंदर जो अलग अलग जगह हैं वहाँ से 8 ट्रेन चलाई जाएंगी और वो अलग अलग रीजन से अलग अलग 8 जगहों से ट्रेन जाकर कनेक्ट होगी केवड़िया रेलवे स्टेशन तक।
ठीक है। तो मतलब कि हम लोग अलग अलग जो भारत के अंदर जो 8 अलग अलग रीजन है उसको कनेक्ट कर रहे हैं केवाड़िया से। और ये कब होगा? 17 जनवरी 2021, यानी आज के दिन से ही ये काम होने वाला है। ठीक है। तो बात करते हैं जो ये ट्रेन्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एक कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। खासकर बात करें गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर जो केवाड़िया है वहाँ पर एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और खासकर हम बात करें गुजरात फेमस किस चीज़ के लिए? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए है, जो कि लोकेटेड है नर्मदा रिवर के ऊपर। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उद्घाटन करेंगे। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रख सकते हो बस। ठीक है। तो जो केवाड़िया स्टेशन है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो क्वेश्चन बन सकता है, ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। ठीक है। यानी कि इसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो भारत का ऐसा पहला स्टेशन है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसके पास ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है? तो आपको बताना है केवाड़िया स्टेशन है। ओके ना, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का आता है हमारा यहाँ पे 5वां आर्टिकल। और 5th आर्टिकल में बात करने वाले हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केव की, जिसका नाम है धारा शिव केव। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के जो सीएम हैं ठाकरे साहब, इन्होंने क्या करा, जो ओसमनाबाद है उसको रेफर करा गया, यानी कि उसका नाम आप कह सकते हो चेंज करके करा जा रहा है धारा शिव। ठीक है। तो उसका नाम बदल के धाराशिव करा जा रहा है। और धाराशिव नाम किस चीज़ के ऊपर रखा जा रहा है? धाराशिव नाम रखा जा रहा है एक 6th सेंचुरी की केव है, वहाँ पे आसपास जो है गुफा है जिसका नाम है धाराशिव केव्स। तो उसी के नाम पर इस जगह का जो ओसमनाबाद है उसका नाम बदलकर धाराशिव रखा जा रहा है। अभी आप लोगों को मालूम होगा औरंगाबाद का नाम बदलकर शुभांजी नगर रखने की बात करी गई थी। ठीक है। तो उसी के जैसे ही यहाँ पर ये काम भी करा जा रहा है। तो जो ओसमनाबाद है इसका नाम कैसे पड़ा था? इसका नाम पड़ा था, देखो, हैदराबाद के एक लास्ट रूलर थे जिनका नाम था मिर ओस्मान अली खान। तो इनके ऊपर इस ओस्मानाबाद का नाम पड़ा था। और अगर हम बात करें आज के टाइम पर हम बदल कर इसका नाम धाराशिव रख रहे हैं, वो किस बेसिस के ऊपर रख रहे हैं? धाराशिव रख रहे हैं क्योंकि धारा केव्स हैं जो कि कम से कम आप कह सकते हो 6th सेंचुरी के आसपास के टाइम की, वहाँ पे पास में ही ओसमनाबाद जो जगह शहर है उसके पास में धाराशिव केव्स लोकेटेड हैं। तो इसका नाम बदलकर हम इन केव्स के बेसिस के ऊपर धाराशिव रख रहे हैं। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग जो है इस जगह का नाम धाराशिव रख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो ये धाराशिव गुफाएं हैं इनको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि जो सरकार है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है महाराष्ट्र की जो सरकार है। ओके, बिल्कुल सेम लाइन है जो हमने अभी कवर किया। अब बात करते हैं आगे की। जो धाराशिव केव्स हैं ये माना जाता है ये 5 से लेकर 7वीं सेंचुरी में बनाए गए थे। ठीक है, तब से यहाँ पे बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा चर्चा देखने को मिलती है कि ये बुद्धिस्ट केव्स हैं या फिर जैन का क्रिएशन है। तो माना यह जाता है कि इसमें से जो कुछ केव्स हैं, कुछ गुफाएं हैं वो बुद्धिस्ट की थी और कुछ जो हैं वो जैन केव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे और आता है हमारा 6th आर्टिकल आज का। ठीक है, और यहाँ पर बात करी जा रही है जुको वैली की। तो जुको वैली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो जुको वैली है, यहाँ पर आग लगती हुई देखने को मिली, वाइल्ड फायर एट जुको वैली। और ये जुको वैली कहाँ पर है? मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर। तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा वाइल्ड फायर देखा, तो उसी की वजह से ये वैली न्यूज़ के अंदर है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस वैली के बारे में। तो ये जो जुको वैली है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर्स पर लोकेटेड है। और अगर हम बात करें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो अगर हम बात करें तो 2452 मीटर की ऊंचाई पर ये वैली लोकेटेड है। और ये वैली फेमस क्यों है भाई? यहाँ पर एक फ्लावर मिलता है और एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ फूल मिलते हैं। किस चीज़ के? वो होता है जुको लिली के। तो जुको लिली यहाँ पे पाया जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जुको वैली के अंदर कौन सा फ्लावर मिलता है? वो है जुको लिली। ओके, नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल। बहुत जरा सा आर्टिकल था वो। ठीक है, नाउ उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग 7th आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है जिनकी आप कह सकते हो रिसेंटली डेथ हुई है। तो इनका नाम है वेद मेहता। ये एक इंडियन अमेरिकन ऑथर थे। ठीक है, ये अंधे थे पहली बात तो, इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस से लड़ा,
पूरी ज़िंदगी लड़ते हुए अपनी ब्लाइंडनेस से, और एक बहुत कह सकते हो आप रिनोन्ड ऑथर बनकर आए। इनका क्या काम था, इन्होंने जो बहुत सारे अमेरिकन रीडर्स हैं उनकी बुक्स को इन्होंने इंडिया तक पहुंचाया, उनकी बात अमेरिकन रीडर्स की बातों को तो इंडिया तक पहुंचाया। ठीक है, अमेरिका में रहते थे, लेकिन इनकी जो डेथ है वो यूएस के अंदर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनको पार्किंसंस डिजीज़ थी, तो उसकी वजह से कुछ डेथ वगैरह हो गई इनकी। ठीक है, मेमोरी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। इनका पूरा नाम है वेद प्रकाश मेहता। इनका जन्म हुआ था 1934 में और डेथ हो गई है 2021 में। ये एक इंडियन बॉर्न राइटर थे जो कि काफ़ी हद तक रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इनकी जो आंख है वो इनकी 3 साल की उम्र में ही इनकी आंख चली गई थी, और इन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ से लड़ा और आगे बढ़ते गए। ओके, अगर हम बात करें इनकी 12 वॉल्यूम मेमोर के नाम से ये फेमस है बहुत ज़्यादा, और इन्होंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ और मतलब बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं, और वो बुक्स का नाम में भी यहाँ पे बता रखा है, कम से कम 24 बुक इन्होंने लिख रखी हैं जो पॉपुलर बुक हैं। ठीक है, और उसमें बात करें तो इंडियन स्ट्रीट है 1960 में लिखी थी, पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया 1970 में, महात्मा गांधी एंड हिज अपोस्टल्स 1977 में, ये बहुत सारी बुक्स लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। एट द लास्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है इन्होंने लिखा था न्यूयॉर्क के लिए, न्यूयॉर्कर के लिए बहुत सारे साल तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा था। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और आते हैं एट द लास्ट आर्टिकल के ऊपर। आज का मे बी ये 8वां आर्टिकल है, और यहाँ पे बात करी जा रही है प्रारंभ के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्री है, और वो कौन है? पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, और इन्होंने उद्घाटन कर दिया है प्रारंभ का। प्रारंभ का मतलब एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो यहाँ पर इन्होंने उद्घाटन किया स्टार्टअप, यानी कि एक इंटरनेशनल समिट होगा, मतलब इंटरनेशनल मतलब बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी होंगी, उनके बीच में मीटिंग होगी, समिट होगा। ठीक है, एक स्टार्टअप के ऊपर। नाउ बात करें तो ये जो 2 दिन का प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, ये स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें कौन मेंबर्स थे? इसमें बिम्स्टेक के मेंबर्स थे। ठीक है, बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये सारी जो कंट्रीज बिम्स्टेक के अंदर में आती हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट के अंदर। जो ये समिट है, अब मैं बताता हूँ कौन किस किस ने समिट में जो है पार्टिसिपेट किया था। वो था श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। इन सारी कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था इस समिट के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करें, ये समिट को जो है ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑर्गेनाइज करा गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी इसका अनाउंसमेंट कर दिया था। ठीक है, 4th बिम्स्टेक समिट का, जो कि हुआ था काठमांडू में 2018 के अंदर। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, और साथ ही साथ इसके साथ पूरा का पूरा इस वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाथों हाथ टेलीग्राम लिंक भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप डेली बेसिस पे लेक्चर की PDF डाउनलोड कर पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।